हेलो 10th क्लास, कैसे हैं सभी बच्चे। कल हमने अपना 7th चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। रिमेंबर है? आपने कल वाली वीडियो देखी होगी बेटा, आपने अपनी बुक में भी रीड किया होगा, तो लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब छोटे तो रहे नहीं बेटा, आपको बोर्ड क्लास है बेटा, सेल्फ स्टडी करने की आदत डालिए। जो कन्फ्यूज़न होते हैं टॉपिक्स में उनको क्लियर करिए। जो बच्चा वीडियो देखेगा समझेगा, उन्हीं के सामने प्रॉब्लम्स भी आएंगी बेटा। आप इसलिए वीडियो जो डाले जाते हैं हमारे यूट्यूब पे, उन्हें सिंसियरली देखें, समझें, और जो चीज़ समझ में ना आए वो कंसल्ट करें सब्जेक्ट टीचर से कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया। तभी अब बेटा बेनिफिट मिलेगा। इस समय में आप और हम सभी मिलकर सहयोग करें, तभी अपनी एजुकेशन को आगे ले जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेटा मेरे साथ आप अपनी बुक्स खोलिए। और कल जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे बेटा, किसके पढ़े थे? लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसके फॉर्मेशन के। पहले हमने मेंबर्स पढ़ा, फिर उसमें हमने जो रिजर्वेशन सीट थी SC ST की वो पढ़ी, फिर हमने उसके इलेक्शन प्रोसेस पढ़ा। तो एग्लो इंडियन को छोड़ के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको आप सिंपली, जैसे आप वोट डाल के आते हैं MLA, जैसे आपके विधायक, अपना जो क्षेत्र है अलवर क्षेत्र है, मोस्टली जो यहाँ के आसपास के बच्चे आते हैं वो मुंडावर क्षेत्र से हैं। तो मुंडावर का जो हमारा विधायक है यानी MLA है वो मंजीत चौधरी है। जब आपको वोट पड़े होंगे बेटा तो आपने देखा होगा कि आप विधायक के लिए वोट डाल के आते हैं। आपके जो 18 वर्ष से अधिक आयु के मेंबर्स होते हैं आपके घर में, वो वोट डालने जाते हैं। तो डायरेक्टली आप इससे चुनते हैं। जॉइंट इलेक्शन सिस्टम होता है, जनरल मेजॉरिटी होती है, जिसको बहुमत मिलता है वो जीतता है। ये बात समझ में आई बेटा आपको? तो आज हम उनकी क्वालिफ़िकेशन पढ़ेंगे, कौन लोग MLA के लिए खड़े हो सकते हैं, यानी विधायक के लिए, मेंबरशिप ऑफ द असेंबली के लिए। तो उनमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए बेटा? सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत का नागरिकता प्राप्त करना उसको बहुत ज़रूरी है। उसकी उम्र, ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे लोकसभा में भी क्या थी बेटा, 25 वर्ष थी। तो यहाँ ये लोकसभा के बराबर है, सिर्फ इसका नाम है विधानसभा। तो इसमें भी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और वो कोई भी ऐसी पोस्ट ना होल्ड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट में, अपनी राज्य सरकार में लाभ के पद पे ना हो बेटा। और वो उसको डिक्लेयर ना किया गया हो मैड और बैंकरप्ट, यानी पागल और दिवालिया घोषित ना किया गया हो, ऐसा व्यक्ति ना हो वो बेटा। ही शुड फुलफ़िल, और वो फुलफ़िल करे जो कंडीशंस होती हैं लेजिस्लेचर की ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टेट। जो संसदीय राज्य है उसकी जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, जो उनकी कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करे। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति में है, 25 वर्ष का हो, भारतीय नागरिक हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, और पार्लियामेंट्री स्टेट में जो लेजिस्लेचर के लिए कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल करता है, पूरी करता है, तो वो MLA के लिए या लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है, या उसको सदस्यता मिल जाती है। अब देखिए बेटा, टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप, सदस्यता की कैसे टर्मिनेशन हो जाता है, यानी हटाया जा सकता है। मेंबरशिप जो होती है बोथ हाउसेस की लेजिस्लेचर में, एंड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे जो सिचुएशन दी गई हैं उसमें किसी भी स्थिति में इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो 3 स्थितियां हैं जिसमें हम मेंबरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, तो उनको आप ध्यान से देखिएगा बेटा। फर्स्ट जो सिचुएशन है वो देखिए बेटा, कोई भी पर्सन है, इफ़ ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ इलेक्टेड, ही मस्ट रिज़ाइन, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ता है, फ्रॉम वन हाउस, यानी दोनों सदनों की सदस्यता नहीं ले सकता, उसको एक हाउस की जो सदस्यता है उससे हटना पड़ता है। इसी तरीके से बेटा कोई भी पर्सन जो रिमेंबर ए मेंबर ऑफ बोथ द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट्री टुगेदर, इन दोनों पे भी नहीं रह सकता कि वो राज्य विधायिका में भी है और संसदीय दोनों में रहे। मतलब उसको क्या तो राज्य की विधायिका छोड़नी पड़ेगी या फिर जो केंद्र सरकार की जो सदस्यता है वो छोड़नी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि हमारे कुछ MLA लोकसभा में चुन के जाते हैं और राज्यसभा के लिए, तो राज्य की जो सदस्यता है उसको छोड़ देते हैं और केंद्र की जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो ले लेते हैं। एक ही मेंबरशिप मिलती है, दोनों हाउस में से एक हाउस की और दोनों गवर्नमेंट्स में से एक की। तो सेकंड जो सिचुएशन है वो क्या है, अगर कोई मेंबर एब्सेंट रहता है 60 कॉन्सिक्यूटिव डेज़ में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द हाउस, बिना सदन के आदेश के,
तो इसमें इन द मीटिंग्स ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर के जो रेस्पेक्टिव हाउस हैं उनकी अगर मीटिंग्स में कोई भी मेंबर 60 दिन तक बिना हाउस के में आदेश के अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाती है, यानी उसको हाउस में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है बेटा अपना, थर्ड सिचुएशन है, इफ़ आफ्टर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ ए हाउस, जब हम एक हाउस के मेंबर हो जाते हैं, ही हैज़ नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, कोई भी वर्णित योग्यता नहीं है मेंबरशिप की, या फिर हम कहें ही डेवलप्स एनी डेफिनाइट डिसक्वालिफिकेशन इन एबिलिटी, यानी वो डेवलप हो सकती है उसमें कोई भी डिसक्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता, और जो उसकी क्षमता है इन एलिजिबिलिटी उसको भी, यानी ये नहीं कि हम मेंबर बन गए किसी हाउस के तो हमें कोई योग्यता ही नहीं हो या हमें कोई इनएलिजिबिलिटी ना हो। अगर उसके मेंबरशिप के बाद अगर उसमें ये चीज़ें दिखाई देती है, डिसक्वालिफिकेशन मिलता है और उसमें इनएलिजिबिलिटी होती है, तो उसको मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है। आपने देखा होगा कई बार मेंबरशिप आने के बाद जब उनकी जांच होती है उनके बारे में, अगर उसमें कोई चीज़ मिल जाती है उनके खिलाफ़ तो उसको मेंबरशिप छोड़नी होती है। अब आज ये टेनर कितने साल का होता है बेटा? टेनर 5 ईयर्स का होता है। लोकसभा का भी 5 ईयर्स का है बेटा। इसको डिज़ोल्व भी किया जा सकता है, यानी भंग किया जा सकता है प्रीमेच्योरली, पहले भी। किसके द्वारा हो जाता है बेटा? ये गवर्नर के द्वारा। लेकिन अनाउंसमेंट ऑफ द क्राइसिस इन द इन्फोर्समेंट पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द ऑफिस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द लॉ, जब घोषणा हो जाती है संकट की तो उसमें संसद इंक्रीज़ कर सकता है इसके पद की। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उस जो पद है उसको बढ़ाया जा सकता है कानून के द्वारा। विच विल नॉट बी मोर देन 1 मंथ, मतलब 1 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है एट ए टाइम एंड एनी केस, किसी भी केस में। और जब एंड हो जाता है डिक्लेरेशन ऑफ क्राइसिस का तो जो पीरियड है विल नॉट बी मोर देन 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता बेटा, यानी किसी भी स्थिति में हम 6 महीने से ज़्यादा उस पर अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। संकट काल का 1 महीने के लिए लगता है, फिर उसके बाद उसको बढ़ाया जा सकता है समय के साथ, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा किसी भी राज्य पर इसको लागू नहीं किया जा सकता है। अब इसके ऑफिस बेरियर्स पे आ जाइए। 2 मेन ऑफिसेस होते हैं बेटा इसमें, मतलब पद अधिकारी होते हैं ईच स्टेट असेंबली में। एक होता है स्पीकर और एक होता है डिप्टी स्पीकर। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो ये दोनों बोथ ऑफ द दिस कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा जो क्षेत्र होते हैं आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से चुना जाते हैं बेटा। स्पीकर भी उन्हीं में से चुना जाता है और उन्हीं में से डिप्टी स्पीकर भी चुना जाता है। और इसका जो टेनर होता है स्टिल द टेनर ऑफ द असेंबली, जब तक सभा का कार्यकाल है तब तक उसका सभापति भी होता है। मीनवाइल बीच में जो स्पीकर कैन गिव हिज रेजिग्नेशन, वो अपना इस्तीफ़ा तो दे सकता है बेटा डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर कैन गिव अपना रेजिग्नेशन जो होता है वो स्पीकर को दे सकता है, यानी एक दूसरे को ही अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं। बोथ ऑफ द देम कैन बी मूव्ड, ये मूव्ड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ असेंबली, यानी ये अपने पद से मूव्ड हो जाते हैं किस पे? जो प्रस्ताव आता है असेंबली की मेजॉरिटी के द्वारा, यानी बहुमत जो होता है मेंबर्स का उनके द्वारा, तो ये अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं। लेकिन इट इज़ नेसेसरी टू गिव नोटिस टू दिस टाइप ऑफ प्रपोजल शुड बी गिवन 14 डेज इन एडवांस, यानी 14 दिन पहले आपको एडवांस में ये नोटिस देना पड़ेगा। किसको? स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को, अगेंस्ट हुम द प्रपोजल, जिसके खिलाफ आप प्रपोजल दे रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं कि इसको हटाना है, उसको 14 दिन पहले इसको ये प्रस्ताव देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ ये प्रस्ताव रखा गया है कि आपको हटाना है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मेजॉरिटी के आधार पे, तो 14 डेज़ पहले उसको एडवांस में बताना पड़ेगा। ये एक रूल है बेटा संविधान में कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो वो अपने पक्ष में रखेगा कि जो उसके खिलाफ़ चार्जेस लगे हैं वो उसको सही या गलत साबित करेगा कि ये गलत हैं और ये सही हैं, तो इसलिए उनको 14 डेज़ पहले एडवांस में बताना पड़ता है। तो ये ऑफिस बैरियर में आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में आपने देखा किस तरीके से उनका टेनर होता है। जब तक असेंबली का टेनर है तब तक उनका रहता है, ये अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को दे सकता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को दे सकता है।
और दोनों ही किसी भी प्रस्ताव जो मेजॉरिटी असेंबली की मेजॉरिटी होती है मेंबर्स की, उसके द्वारा जो प्रपोजल दिया जाता है, प्रस्ताव दिया जाता है, उससे हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले इनको बताया भी जाए कि आपके खिलाफ़ ये प्रस्ताव पारित किया गया है। तो बेटा आज हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े इसके, और आज अपना कंप्लीट हो गया फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। कल हम इसके पावर्स एंड फंक्शन पढ़ेंगे स्पीकर के। जो आज हमने स्पीकर पढ़ा ऑफिस बैरियर में, उसके हम पावर एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, पढ़ के आइएगा इसको, और जो आज मैंने पढ़ाया उसको रीड करिएगा। तो जो इसमें 6 जो हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 हाउसेज़ हैं, उनके नाम याद रखिएगा, और जो इम्पोर्टेंट लाइंस मैंने अंडरलाइन करवाई हैं उनको लर्न करिएगा बेटा। थैंक यू।